Hello students, Namaskar. Students, in previous classes of class 6th, we studied uh, diversity in India and unity in diversity. And students, now we have to start inequalities and constitutional provision to safeguard them. आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं इनइक्वलिटीज़ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन टू सेफगार्ड देम। पहले टॉपिक को समझ लें। इनइक्वलिटीज़ मीन्स असमानता, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन मीन्स संवैधानिक प्रावधान, एंड टू सेफगार्ड देम मतलब उन्हें सुरक्षा प्रदान करना। अब किन्हें सुरक्षा प्रदान करना? तो ये जो इनइक्वलिटीज आप सोसाइटी में जो असमानता देखते हैं, जैसे रिच एंड पुअर, एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड, जेंडर में अगर देखें तो मेल फीमेल, ये सब जो असमानताएं आप समाज में देखते हैं, उनके साथ जो असमानताएं पूर्ण व्यवहार किया जाता है, तो ये इसके लिए संविधान में कुछ प्रोविज़न, कुछ प्रावधान तय किए गए हैं, बनाए गए हैं, ताकि उन्हें सुरक्षा प्रदान किया जाए। तो आज हम असमानता और संवैधानिक प्रावधान को पढ़ रहे हैं, असमान बर्ताव वाले व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। सो लेट्स सी स्टूडेंट्स, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से हम कहेंगे, अनफॉर्चुनेटली का मतलब होता है दुर्भाग्य। तो दुर्भाग्यवश इंक्रीजिंग सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, जो समाज में आर्थिक और सामाजिक असमानताएं बढ़ती चली जा रही है, बोथ इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। रूरल मीन्स ग्रामीण एंड अर्बन मीन्स शहरी, दोनों क्षेत्रों में, चाहे शहर हो या गांव हो, सामाजिक और आर्थिक असमानताएं दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, एंड हैव लेड टू मोर डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव हो जाता है। तो इन असमानताओं की वजह से समाज में क्या होता चला जा रहा है? भेदभाव बढ़ता चला जा रहा है। देयर आर वेरियस रीजन्स फॉर इट। अब इनके बहुत सारे कारण हैं। इन आवर डे टू डे लाइफ, हमारे दैनिक जीवन में, वी फाइंड दैट, हम देखते हैं कि द पुअर एंड द डाउन ट्रोडन, जो गरीब और डाउन ट्रोडन मीन्स दलित होता है, समाज का निचले पायदान का व्यक्ति, जिनको समाज बहुत ही नीची दृष्टि से देखता है, वो कमज़ोर वर्ग के लोग होते हैं समाज के। तो पुअर एंड द डाउन ट्रोडन, जो गरीब और दलित वर्ग के लोग हैं, आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड। एक्सप्लॉइटेड मीन्स आज के दिन भी उनको क्या किया जा रहा है? उन पर शोषण यानी दमन किया जा रहा है। एंड इल ट्रीटेड, इल ट्रीटेड मीन्स बुरा बर्ताव, बुरा व्यवहार करना, उनके साथ उनका शोषण हो रहा है और उनके साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है। किनके द्वारा? बाय द रिच। यानी कि हम आज भी देखते हैं कि समाज के जो गरीब और दलित वर्ग के लोग हैं, वो उनका शोषण लोग कर रहे हैं और उनके साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं। कौन लोग कर रहे हैं? अमीर लोग कर रहे हैं। द फॉलोअर्स ऑफ वन रिलीजन, जो एक धर्म के मानने वाले लोग हैं, वन रिलीजन मीन्स एक धर्म हुआ, फॉलोअर्स मीन्स मानने वाला। द फॉलोअर्स ऑफ वन रिलीजन लुक डाउन अपॉन अदर्स, जो दूसरे धर्म के मानने वाले लोग हैं, वो उनको अपने धर्म से नीचा दिखाने का कोशिश करते हैं और नीचा मानते हैं। उसी तरह से कोई दूसरा धर्म वाला भी उनके धर्म को नीचा मानता है। इस तरह से धार्मिक इनइक्वलिटीज़, रिलीजियस इनइक्वलिटीज़ भी सोसाइटी में देखने को मिलती है। पीपुल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज हैव इशूज, समाज में अलग अलग भाषाएं जो बोली जाती है, वह भी एक मुद्दा है। किसी भाषा को बहुत ज़्यादा, जैसे इंग्लिश लोग बोलता है तो समाज के लोग उसको बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, अरे इंग्लिश बोलता है, ये जानता है। वहीं हमारी जो संस्कृत भाषा है, हमारे देश की जो मतलब हमारी हिंदी, जो हमारी मातृभाषा है, उसकी भी जननी संस्कृत भी है, संस्कृत से ही उपजी है हिंदी भी। संस्कृत बोलने वाले को हम लोग सोचते हैं अरे ये क्या, वो बहुत अच्छा नहीं हो सकता। इंग्लिश बोलने वाले को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं। इसी तरह से और कई लैंग्वेज हैं जिसको कि ज़्यादा मान्यता दिया जाता है, किसी को कम मान्यता दिया जाता है। द मेन फोक आर एक्सप्लॉइटिंग द वोमेन, जो पुरुष जनता जो है हमारे कंट्री में, जो सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं या पीपल हैं, उनमें जो मेन पीपल हैं, वो
क्या कर रहे हैं, वो महिलाओं को, वुमेन को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, महिलाओं का भी शोषण करते हैं वो। तो दिस टाइप्स ऑफ डिफरेंसेस कैन नॉट बी कॉल्ड अ फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी। इस तरह की जितनी भी असमानताएं ऊपर, इतने सारे जितने भी चीज़ ऊपर आपके द्वारा अभी पढ़ा गया, तो ये सारे चीज़ जो हैं वो कभी भी डाइवर्सिटी के रूप नहीं हो सकते। अनेकता को हम डाइवर्सिटी कहते हैं, ठीक है, विविधता, अनेकता जो है वही डाइवर्सिटी है। लेकिन कब, जब पीसफुल मैनर में, शांतिपूर्ण तरीके से, इक्वल वे से जब सब लोग एक ढंग से समाज में रहें और काम करें, तब वो अनेकता जो है वो अच्छी है, तब हम उसे डाइवर्सिटी कहेंगे। लेकिन जो इस तरह की असमानताएं समाज में देखने को मिलती है, वो क्या कह रहा है, बट दे आर इनइक्वालिटीज, प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। ये जो है ऊपर जितना पढ़े ये सब असमानता है, समाज की प्रेजुडिस, पूर्वाग्रह, पहले से सोच लेना, प्रेजुडिस का मतलब आगे हम आपको डू यू नो में अच्छे से समझाएंगे प्रेजुडिस क्या है और डिस्क्रिमिनेशन क्या है। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव करना। तो ये जो ऊपर डिफरेंसेज आपने पढ़ा, इनइक्वालिटीज पढ़ा, ये सब पूर्वाग्रह और डिस्क्रिमिनेशन के ही रूप हैं। लेट्स सी फॉरवर्ड। अब हम आगे देखते हैं। आगे अब देखेंगे कि प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन का डेफिनेशन हमको देखना है। पहला, प्रेजुडिस क्या है। प्रेजुडिस मीन्स प्री जजमेंट, पहले से जज कर लेना कि फलाना व्यक्ति गरीब है, अच्छा खा नहीं सकता, अच्छा पहन नहीं सकता, अच्छी भाषा में बात नहीं कर सकता। प्री कंसीव्ड, ये जो प्री कंसीव्ड टर्म जो दिया हुआ है, यानी कि कल्पना करना, पहले से कल्पना कर लेना, पहले से सोच लेना कि वो व्यक्ति जो है वो इतना गरीब है, वो डाउन ट्रोडन है, दलित है, वो इतना अच्छा पहन कैसे सकता है, इतना अच्छा वो पहन नहीं सकता है। तो इस तरह से जो पूर्वाग्रह पहले से मन में जो विचार बना लेते हैं किसी चीज़ के प्रति या किसी व्यक्ति के प्रति, तो नोशंस, प्री कंसीव्ड नोशन जो कह रहा है, यानी कि पहले से जो कल्पना कर लेते हैं, हम अपनी इच्छा बना लेते हैं। वन माइट हैव अगेंस्ट एनी रीजन, चाहे वो किसी धर्म, अभी हमने आपको व्यक्ति का एग्जाम्पल दिया, 2-3 एग्जाम्पल उधर बतलाया, लेकिन हर मामले में ऐसा हो सकता है। चाहे कोई क्षेत्र के बारे में बना, जैसे हमारे बिहार को ही किसी दूसरे जगह दिल्ली वगैरह में चले जाते हैं, या किसी बड़े पुणे में, महाराष्ट्र के और बड़े बड़े जो सिटी हैं उनमें अगर चले जाते हैं, तो बिहार को बड़े ही नीचे दृष्टि से, हम बिहारियों को नीची दृष्टि से देखा जाता है। तो यानी हमारा क्षेत्र को नीचा दृष्टि से, मतलब सोचता है लोग, हम चाहे कितने भी अच्छे काम क्यों न कर ले, लेकिन लोगों की सोच ऐसी बनी हुई है कि बिहारी इतना अच्छा नहीं कर सकता। इस तरह से रीजन, रिलीजियन, धर्म के बारे में जो हम पहले से सोच लेते हैं, हमारा धर्म बेहतर है, उसका धर्म खराब है। कलर टू स्किन, स्किन के कलर पर, जो चमड़ी का रंग है, गोरे और काले के आधार पर जो हम कल्पना कर लेते हैं ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति के बारे में। देयर एसेंट, अभी एसेंट का मतलब उच्चारण शैली या बोलने का लहजा होता है। बोलने का लहजा या तरीका, किसी गरीब या गांव गिराव में रहने वाले लोगों का जो बोलने का तरीका होता है वो बहुत ही सादा होता है, बड़े ही सहज स्वर में वो लोग बोलते हैं। तो उनको देख करके हम लोग पहले से ही सोच लेते हैं कि ये बहुत बुद्धिमान नहीं हो सकता, उनके बोलने के तरीके से सोच लेते हैं ये बहुत बुद्धिमान नहीं हो सकता। तो मन में ये जो पूर्वाग्रह पहले से जो हम लोग सोच बना लेते हैं, प्री जजमेंट कर लेते हैं, इवन द काइंड ऑफ लैंग्वेज दे स्पीक, और यहाँ तक कि जो लोग भाषा बोलते हैं, यानी चाहे जितनी भी चीज़ों, लोगों का रहने सहने, बोलने चालने का तरीका, ढंग, चमड़ी का रंग, धर्म मनाने का या क्षेत्र में रहने का जो भी उनका स्थिति है, उसके आधार पर हम ये जो पूर्वाग्रह मन में जो पहले से जो न्याय कर लेते हैं, जजमेंट कर लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं, वही क्या है, वही प्रेजुडिस है। तो ये प्रेजुडिस समझ गए कि पूर्वाग्रह क्या है, प्रेजुडिस क्या है। अब डिस्क्रिमिनेशन, अब यही जो प्रेजुडिस है, वही प्रेजुडिस को हम क्या करते हैं कि उसको एक्ट करना, उसको लागू करने लगते हैं, हम व्यवहार में लाने लगते हैं। जैसे हम सोच लेते हैं कि ये अच्छा नहीं बोलता हो तो बुद्धिमान नहीं हो सकता, इसलिए चलो उसको हम एक्सप्लॉइट करते हैं। ये व्यक्ति गरीब है इसलिए ये बहुत ज़्यादा बुद्धिमान नहीं हो सकता, या इसको बहुत अच्छा खाने का अधिकार नहीं है, अच्छा पहनने का अधिकार नहीं है, मेरे साथ बैठने का अधिकार नहीं है। यानी उसके साथ जब हम इल ट्रीटेड,
इल ट्रीटमेंट करने लगते हैं, बुरा बर्ताव करना शुरू कर देते हैं, यही डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है। लिखा है हैपेंस, डिस्क्रिमिनेशन हैपेंस व्हेन पीपुल एक्ट ऑन देयर प्रेजुडिस। जब ये जो ऊपर में जो पूर्वाग्रह बनाया, ये जो पूर्वाग्रह को आपने पढ़ा, जब इस पूर्वाग्रह को लोग एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है उस काम को करने के लिए, ऑन देयर प्रेजुडिस, अपनी पूर्वाग्रह के साथ, और एक्ट इन ए बेस्ड मैनर, और पक्षपात तरीके से, पक्षपात करना मतलब अभी हमने आपको बताया कि वो तो गरीब है, वो ऐसा कैसे कर सकता है, इतना बढ़िया कैसे खा सकता है, अच्छा कैसे पहन सकता, नहीं उसको दवा, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, मेरे सामने चेयर पे नहीं बैठ सकते हो, तुम मेरे साथ होटल में नहीं खा सकते हो, इस तरह की जो चीज़ है वेस्ट मैनर। फॉर एग्जाम्पल है, यहाँ पे हमने तो पहले आपको एग्जाम्पल, ये वेस्ट मैनर का मतलब बोले आपको बेस्ड बोलते हैं, बेस्ड, इसको पक्षपात तरीके से मतलब इसको कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द ब्रिटिशर्स डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द इंडियंस। देखो अभी बात आ रही है सामने, जैसे ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडियंस के विरुद्ध भेदभाव करते थे, जैसे लार्जली बिकॉज ऑफ देयर प्रेजुडिस एंड अ फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी। उनका फीलिंग था, उनका पूर्वाग्रह था कि हम सुपीरियर हैं, इंडियन हमसे नीचे हैं, उनका चमड़ी का रंग हमसे ख़राब है, उनका बोलने चालने का तरीका हमसे ख़राब है, मैक्सिमम इंडियंस इंग्लिश नहीं बोलते हैं। तो ये सब सोच जो उनकी थी, या उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, एजुकेशन नहीं है, और वो पा भी नहीं सकेंगे, ये जो उनकी सोच थी, तो वो अपने आप को सुपीरियर समझने की जो सोच थी, और उसको वो उन लोगों पर लादते थे, थोपते थे, ज़बरदस्ती उनके साथ बुरा व्यवहार करते थे, तो यही डिस्क्रिमिनेशन है। और पहले भी हमने डिस्क्रिमिनेशन के एग्जाम्पल अभी बताए, तो ये भेदभाव है। नाउ स्टूडेंट्स, अब इसके लिए किया क्या गया हमारे सोसाइटी में, या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया, या हमारे समाज के बहुत जो ग्रेट लीडर्स वगैरह थे, सोशल रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने क्या क्या किए। तो देखिए, मैनी सोशल रिफॉर्मर्स लाइक राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक एंड मेनी मोर हैव ऑलरेडी डन ए लॉट ऑफ गेट। बहुत सारे काम किए। गेट रीड का मतलब होता है छुटकारा पाना, रीड मीन्स छुटकारा पाना, तो डन ए लॉट ऑफ टू गेट रीड ऑफ दिस इनइक्वालिटीज एंड अदर सोशल इविल। ये हमारे जो समाज सुधारक, जिनके की नाम ऊपर अभी आपने पढ़े, उन्होंने बहुत सारे काम किए, पहले से बहुत सारे काम कर चुके हैं। इन जो असमानता है, या समाज की सोशल इविल मीन्स सामाजिक बुराई, जो सामाजिक बुराइयां हैं उनसे छुटकारा पाने के लिए पहले से ही बहुत काम कर चुके हैं। लाइक अनटचेबिलिटी, जैसे कि बहुत सारे छुआछूत पे काम किए। आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने तो संविधान में बहुत सारे बातें लिखी। और वैसे हमारे ये ऊपर देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती वगैरह हो गए, राजा राम मोहन राय हो गए, इन्होंने अनटचेबिलिटी को लेकर बहुत सारे काम किए। जेंडर वेज, जो महिलाओं से के साथ पक्षपात किया जाता है कि महिलाएं घर से बाहर नहीं जा सकती, बेटियां घर से बाहर नहीं जा सकती, हमारे ख़ानदान में बेटा का होना बहुत ज़रूरी है। ये सब जो जेंडर वेज है, अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोजगारी है, इलिटरेसी, अशिक्षा, इन सब कामों पे उन्होंने, इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा काम किया है। अब इट्स एक्सेट्राज कह रहा है बहुत सारे, और इस तरह के जो जेंडर वेज हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट हो गए, इलिटरेसी हो गए, अनटचेबिलिटी हो गए, इसके अलावा भी और कई समाज, हम एग्जांपल आपको दे देते हैं। डॉरी सिस्टम को ख़त्म करना, यानी दहेज प्रथा को ख़त्म करना, विडो रीमैरिज, विधवाओं का पुनर्विवाह करना, चाइल्ड मैरिज को ख़त्म करना, ये सब अबोलिशिंग द चाइल्ड मैरिज, इनको माने बाल विवाह को ख़त्म करना, और बहुत सारे ऐसे ऐसे काम इन लोगों ने किए हैं। Even then, when the Constitution of India was being framed, यहाँ तक कि जब भारत का संविधान जो था वो फ्रेम्ड किया, उसका प्रारूप जब तैयार किया जा रहा था, आवर नेशनल लीडर्स, जो हमारे राष्ट्रीय लीडर्स थे, कीप दिस इन माइंड, इन चीज़ों को ध्यान में रखा। किन चीज़ों को? अभी जितनी भी असमानताएं और डिस्क्रिमिनेशन और प्रिजुडिस वाली जो बातें थी, इन सब की जो बात हमने की, इन सब को उन्होंने दिमाग में रखा था। देयरफॉर दे इंक्लूडेड मेनी सच प्रोविजंस, इसलिए इन्होंने बहुत सारे प्रोविजंस को, इस तरह के बहुत सारे प्रावधान को मेंशन किया। कहाँ? इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में। विच एम एट ब्रिंगिंग सोशल, जिसका कि उद्देश्य क्या था? संविधान में इन असमानताओं, पूर्वाग्रह और डिस्क्रिमिनेशन को मेंशन करने के पीछे उनका उद्देश्य क्या था? एट ब्रिंगिंग सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी। उनका मेन उद्देश्य था कि हमारे समाज में या हमारे कंट्री में सामाजिक,
आर्थिक और राजनीतिक समानता आए। द फंडामेंटल राइट्स, आप जानते होंगे मौलिक अधिकार, जो कि हमारे बहुत ही आवश्यक अधिकार हैं, जिसके लिए हम सरकार पर अगर उस अधिकार को हमारी गवर्नमेंट अगर हमें प्रोवाइड ना करे तो हम दबाव बना सकते हैं, कोर्ट में रीट जारी कर सकते हैं, यानी कोर्ट में जाकर कह सकते हैं, मामला दाखिल कर सकते हैं कि सरकार हमारे इन अधिकारों को अभी तक हमको नहीं दे पाई है, इसलिए सरकार पर कार्रवाई की जाए। तो ये फंडामेंटल राइट्स हैं जो बहुत ही ज़रूरी अधिकार हैं हमारे, और हमें उन्हें लेना ही होता है सरकार से, और सरकार को हमें वो अधिकार प्रदान भी करना होता है। जैसे कि राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार आवश्यक अधिकार है। राइट टू इक्वलिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, और 6 फंडामेंटल राइट हैं, 3 इसमें दिए हुए हैं, 3 और हैं, जैसे कि राइट टू एक्सप्रेशन वगैरह हो गए, राइट टू एजुकेशन वगैरह हो गए, ये सब जो हैं और बहुत सारे फंडामेंटल राइट हैं। तो लाइक राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये आपने देख लिया, ये सब कुछ फंडामेंटल राइट के एग्जाम्पल हैं। इट्स एक्सेट्राज यहाँ भी लिखा हुआ है। हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड मीन्स शामिल करना इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ें, ये फंडामेंटल राइट्स जो इस तरह के हैं, मौलिक अधिकार जो कि काफ़ी ज़रूरी अधिकार हैं, उसको संविधान में समावेश किया गया है, सम्मिलित किया गया है। सिमिलरली द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, अब एक बात और आई, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या हैं। तो पहले हम आपको ये बता दें कि फंडामेंटल राइट और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है। हमें तो बहुत सारी सुविधा चाहिए, हम सिटीजन्स को हमारी सरकार से बहुत सारी अपेक्षाएं और आशाएं रहती है, हम बहुत सुविधा चाहते हैं, लेकिन उन सुविधाओं में कुछ सुविधा ऐसी हैं जो बेसिक है, जो हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो और जब संविधान तैयार हो रहा था, फ्रेम किया जा रहा था, तो सरकार के पास इन सुविधाओं को लागू करने के लिए उचित व्यवस्था थी, जिसको कि तुरंत परिवर्तित किया जा सकता है, यानी कि तुरंत उन्होंने इन चीज़ों को संविधान में मेंशन कर दिया। लेकिन कुछ हमारी सुविधाओं में से कुछ ऐसी बातें जिनको पूरा करने के लिए सरकार उस समय या हमारी कंट्री उस समय या कंट्री के और भी स्टेट जो अभी 28 स्टेट्स हैं, ये सारे जो स्टेट थे वो सक्षम नहीं थे, हमें सारी सुविधाओं को देने में सक्षम नहीं थे। तो तय हुआ कि धीरे धीरे करके इनको हमारे संविधान में ऐड किया जाएगा। मीन्स कि आप उन सुविधा, ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, इनमें जितनी भी बातें आती हैं, जैसे कि पंचायती राज को लागू करना होता है, उसके बाद शिक्षा व्यवस्था, जो 0 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था, पंचायती राज, कृषि, पशुपालन, ये सब जो चीज़ें हैं। तो शिक्षा व्यवस्था तो वैसे राइट टू एजुकेशन तो है ज़रूरी, मौलिक अधिकार में वो आता है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था में कुछ और जो सुधार होना चाहिए। शिक्षा देना तो ज़रूरी है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था को और एडवांस बनाने की बात जब आती है, या कृषि, पशुपालन, पंचायती राज, ये सब आपको हमने एग्जाम्पल दिए। तो ये जो थी, तो इसके लिए आप ज़बरदस्ती सरकार को नहीं कह सकते हैं कि ये हमको देना ही होगा। सरकार जब सामर्थ्य होगी, स्टेट जब सामर्थ्य होगी, उसके पास धन हो जाएगा, उसके पास रिसोर्स हो जाएगा, तब वो अपने मन से उन सुविधाओं को आपके लिए प्रोवाइड करेगी। और जैसे अभी आप देख रहे हैं हर स्टेट, ये केंद्र सरकार के थ्रू देख रहे हैं, गरीबों को अभी कोविड-19 के थ्रू गरीबों को सिलेंडर मुफ्त में देना, गरीबों को राशन का जो वेट था उसको बढ़ा देना, उसके बाद जो जिनका 0 बैलेंस से जो खाता खुल रहा था, उनके खाते में 3 महीने मुफ्त में पैसे डालना 500 रुपीज़ करके। तो ये सब सरकार की सामर्थ्यता के आधार पर है कि इसको वो प्रोवाइड करेगी, ये बहुत ही ज़रूरी अधिकार नहीं थे। तो इस तरह की सुविधाओं को हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। तो आप अंतर समझ गए, फंडामेंटल राइट क्या है या और नीति निर्देशक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या हैं। आर गाइडलाइंस टू, अब हम आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। हाँ, लिखा है कि सिमिलरली द डायरेक्टिव principles of state policy are guideline to government at
डिफरेंट लेवल टू प्लान एंड एक्ट अपॉन। उसी तरह से ये मौलिक अधिकार की तरह ही एक और बात है जिसको हमने अभी आपको बताया, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं ऑफ स्टेट के, राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं। वो एक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं सरकार को, डिफरेंट लेवल के सरकार को, जो कि समय समय पर वो अपने राज्य के लोगों के कल्याण के लिए प्लान कर सकती है, योजना बना सकती है और उनको सुचारू ढंग से लागू कर सकती है। These directive principles have gone a long way in achieving the national goals of economic and social justice। अब ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो बहुत ही लंबा रास्ता तय किया है और अचीव किया है अपने, उसका जो राष्ट्रीय गोल था, नेशनल गोल, राष्ट्रीय उद्देश्य जो था, उसमें वो बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। और उनका जो नेशनल गोल था क्या था? इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस, आर्थिक एंड सामाजिक न्याय, आर्थिक और सामाजिक न्याय का जो उनका राष्ट्रीय उद्देश्य था, उसमें इन्होंने बहुत ही बड़ी, ए लॉन्ग वे इन अचीविंग, बहुत ही लंबी, बहुत ही बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। एंड सोशल जस्टिस यू विल रीड अबाउट इन दिस इन क्लास 7। इसके बारे में आप क्लास 7 में अच्छे से पढ़ेंगे कि कैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के थ्रू सरकार ने अपने नेशनल गोल्स को प्राप्त किया है, हमारे कंट्री ने नेशनल गोल्स को प्राप्त किया है। थैंक यू स्टूडेंट्स।